हाय फ्रेंड, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रेनू सिनोही। मैं फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में कल हमने कहाँ तक पढ़ाया था, हिस्ट्री को जानने के सूत्र पढ़ाए थे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी सुविधाएँ दूँगी फ्रेंड्स। में मेरा चैनल फेमस हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको काफ़ी सुविधाएं दूंगी फ्रेंड्स। मैं ब्लैक बोर्ड भी लगाऊंगी, प्रोजेक्टर भी लगाऊंगी, आपको हर तरह की सुविधा से आपको पढ़ाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम चीनी यात्रियों के नाम, कल हम थे चीनी यात्रियों के नाम पर। देखिए चीनी यात्री कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो भारत आए थे। देखिए विदेशियों का विवरण बताया था, उसमें चीनी यात्री जो भारत आए थे उसमें कौन था, फाहियान, संयुंगन, हुएनसांग और इससे। देखिए चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए ये पूछा जाता है चीनी यात्री फाहियान कि कौन से वंश के शासन में भारत आया था, तो गुप्त वंश के शासन में भारत आया था। उस समय शासनकाल किसके अधीन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखो, और संयुंगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। देखिए आविष्कार उनका काल हम पढ़ेंगे, आविष्कार उनका काल। इन्हीं को पढ़ने के लिए आप पूरी किताबें पढ़ लेते हैं और पूरा आपको कम से कम एक महीना आपको पढ़ने में लग जाता है, और तब आप आविष्कार उनके शासनकाल को पढ़ पाते हैं। तो मैंने उसको बहुत आसानी से छोटा करके निकाल दिया, जिससे आपको पढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आविष्कार उसका शासनकाल, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार होते हैं। पूछा जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। और कृषि का आविष्कार पूछा जाता है किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं। और कृषि पहिए का दोनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यही आपका क्या है, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य हैं आपके। ठीक है। देखिए सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं। देखो हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो आपको चाहंदड़ो के तट पर है। कोड दीजिए कालीबंगन के कोड। देखो मोहनजोदड़ो में आपका चाहंदड़ो और कोड दीजिए। और कालीबंगन आपका कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, चाहंदड़ो, कोट दीजिए, कालीबंगन आपका सब घग्गर नदी के तट पर है। रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है। देखिए सब नाम चेंज हो चुके हैं, सब बदल दिया गया है। ठीक है। देखिए रोपड़ आपका कहाँ है, रोपड़, सतलज, लोथल, भोगबा, बनमाली, रंगोई, आलमगीरपुर, हिंडन। देखिए सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और उनकी नदियाँ किनारे बसे हुए ये राज्य है। देखिए हड़प्पा कहाँ है आपका, पहले ये हिंदुस्तान में था। देखिए फिर विभाजन हुआ और हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग कर दिया गया, तो ये हड़प्पा कहाँ पहुँच गया, आपका पाकिस्तान में पहुँच गया, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये कहाँ है, ये दोनों आपके रावी नदी के तट पर है। चाहंदड़ो और कोट दीजिए आपका कहाँ है, ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है। और कालीबंगन आपका कहाँ है, कालीबंगन आपका घग्गर नदी के तट पर है। और रंगपुर आपका कहाँ है, रंगपुर आपका मादर नदी के तट पर है। और रोपड़ आपका कहाँ है, रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर। लोथल आपका भोगबा नदी के तट पर। बनमाली आपका रंगोई, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के तट पर है। देखिए सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह आते हैं, देखिए सब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है। देखिए कौन कौन से बंदरगाह आते हैं सिंधु सभ्यता के, सुतकोतदा, लोथल बंदरगाह। ठीक है। देखिए हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, देखिए हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की थी राखालदास बनर्जी जी ने। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनके नाम थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं परिचित थे उनके नाम थे सोना, तांबा, टीन, सीसा, चांदी, लाजवत और गोमेद। देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ क्या थी, कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कितना सिंपल सा है। ठीक है। कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक, देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, देखिए वैदिक काल में जो सांख्य दर्शन थे उनके जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे। और योग दर्शन के जो थे वो पतंजलि जी थे। और न्याय दर्शन के गौतम थे। और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे। मीमांसा दर्शन के आपके जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा के आपके बद्रायण जी थे। ठीक है। आदि दर्शनों का विकास हुआ। ठीक है। अब देखिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ के नाम, शंकराचार्य ने 4 मठ के जो उनको स्थापित किया था उनका नाम क्या क्या है। देखिए
उत्तर में बद्रीधाम शंकराचार्य ने स्थापित किया। बद्रीधाम आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। आपका दक्षिण में श्रृंगेरी ये आपका कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। पूरब में आपका पूरी धाम आपका कहाँ है? ये उड़ीसा में है। पश्चिम में आपका द्वारिका धाम आपका कहाँ है? गुजरात में है। देखिए ये अब भी पढ़ा जा रहा है और ये इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, आपको पूरी बुकें रट डालनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसका निचोड़ किया है और बहुत कम सा आपको टॉपिक निकाल के दिए हैं। उस पूरी बुक को पढ़ा है, मैगजीन को पढ़ा है, तब जाकर मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाले। इसको पढ़ाने के बाद में मैं आपको बुक पढ़ाऊँगी, आपको मैप बनाऊँगी, आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगी। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न आपके कौन कौन से हैं? आचरण, श्रद्धा, ज्ञान। देखिए अच्छा आचरण करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए किसी भी धर्म के प्रति, और ज्ञान होना चाहिए हमें। बिना ज्ञान के तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जैन धर्म के अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप पानी ही नहीं पी सकते उठकर। ज्ञान तो होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप पानी पियोगे, आपको ज्ञान होगा। आप नल पर जाओगे या आप टंकी में से पानी लोगे, इन सब चीज़ों से पानी लोगे आप, तो आप कहाँ से लोगे पानी? ज्ञान से लोगे। उसको पियोगे कैसे? मुंह से पियोगे, तो ये आपको ज्ञान होगा कि हाँ पानी मुंह से पिया जाता है, तब तो आप उसको मुंह से पियोगे, ना नाक से भी पी सकते हो, ठीक है ना। देखिए जैन धर्म के व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह और सत्य, ठीक है। जैन धर्म की संगति जो पहले जैन संगति हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र आपका कहाँ है? बिहार में है। और उस टाइम वहाँ का वो कौन सा शासक था? शासनकाल किसका था? स्थूलभद्र का था। दूसरा जैन संगति हुई आपकी देवर्षि क्षमा श्रवण में, इसका किसका शासनकाल था? बल्लभी का था। देखिए जैन धर्म की पहली जैन संगति 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। उस दूसरी जैन संगति आपकी 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी में हुई थी, देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जन्म व मृत्यु। महावीर स्वामी का जन्म कैसे हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था और मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई थी। देखिए वैशाली के निकट है कुंडग्राम में। ये है ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये पूछा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। पूछा जाता है महावीर स्वामी के बारे में 468 ईस्वी में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्ला राजा सरस्वती पाल के राजप्रसाद धर्म संरक्षक राजा, जैन धर्म के संरक्षक राजा थे। देखिए इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इन्हें मल्लों ने खाने में कुछ मिलाकर दे दिया था। इनसे इनको ब्लीडिंग होने लगी और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और इनको धोखे से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के समर्थक राजा। कौन कौन से जैन धर्म के राजा थे जिस टाइम जैन धर्म चल रहा था? उस टाइम कौन कौन राजा थे? देखिए जो जैन धर्म का समर्थन कर रहे थे, जैन धर्म को मान रहे थे, उन राजाओं के बारे में पूछ रहे हैं। ये सभी राजाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। देखिए अब महाबुद्ध का जन्म व मृत्यु स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। महात्मा बुद्ध के में से जन्म और इनका मृत्यु स्थल सब पढ़ते हैं। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। देखिए इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में के आम कुंज में 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धोधन क्या हुआ था। देखिए इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म देखिए भारत के नहीं है, ये नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक थे। और कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई स्थित एक स्थान है कपिल वस्तु, वहाँ उसके समीप लुम्बिनी ग्राम है, उसमें हुआ था। और कब? 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी की बात चल रही है। शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ये शुद्धोधन के महावीर बौद्ध धर्म के ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की 29 वर्ष में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, घर छोड़कर अपना आ गए थे। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या करी, फिर 35 साल के हो गए थे। उसमें बैसाख की पूर्णिमा थी। पूर्णिमा पूर्णमासी होती है जिस टाइम पूरा चांद निकलता है, ढेर सारी रोशनी होती है। कि रात निरंजना जो फल्गु होता है, फल्गु, ठीक है। ये आपके वो होते हैं पंडित वगैरह देखते हैं, फागुन मास
बैसाखी सब नक्षत्र वगैरह जो होते हैं ये होते हैं। फल्गु नदी के किनारे बोध गया आपका कहाँ है? बिहार में। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए नेपाल से चलकर बिहार तक आ गए थे ये। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने 6 साल तपस्या करी, 6 वर्ष, फिर इनको वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। ये इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और कब हुई थी? 433 ईस्वी पूर्व। ये कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देवरिया अब भी सुना होगा आपने, उत्तर प्रदेश में है। चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। इन्हें चंद्र ने भोजन में कुछ मिलाकर दे दिया था कुशीनारा में, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनारा में। ये पूछा जाता महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आराम से सुनिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए सब पूछते हैं। कपिल वस्तु कोई ये नहीं कहता। देखिए नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु में हुआ था, लेकिन कपिल वस्तु कहाँ है आपका? नेपाल में। ये पूछा जाता है। समीप लुम्बिनी ग्राम में। अगर कपिल वस्तु हो तो उसमें टिक कर दीजिएगा, वो ना हो तो आप लुम्बिनी में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोनों हो तो आप कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में ही आप टिक कीजिएगा, ठीक है। कुंज में 500 ये साके क्षत्रिय कुल के राजा, इनके पिता का नाम क्या, ये किस कुल के थे पूछा जाता है? तो साके क्षत्रिय कुल के थे, यानी ये इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन था। ये इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। उनको ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। कितने साल तपस्या की? 6 वर्ष की। बैसाख की पूर्णिमा रात निरंजन कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पूछा जाता है? तो ये बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी का बोध गया बिहार में, एक पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया बिहार में टिक करना चाहिए हमेशा, ठीक है। नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, 80 साल की अवस्था में। वो चंद्र ने उनको खाने में कुशीनारा में कुछ दे दिया था। इनकी मृत्यु स्थल कौन सा? कुशीनारा है, ठीक है। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न कौन कौन से? संघ बुद्धम, कितना आसान सा है। आप देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन से? दृष्टि, संकल्प, वाक्र, समाधि, कर्मांत, स्मृति, आजीव और व्यायाम। देखिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं है। अष्टांगिक यानी अष्टांगिक मार्ग होते हैं 8। अष्ट माने होता है 8 मार्ग। देखिए कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, इसको आप रट लीजिएगा। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगी। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ बौद्ध धर्म के 10 सील कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के, इसके बारे में जाना गया। देखिए बौद्ध धर्म के 10 सील थे आपके अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, नृत्य, सुगंधित पदार्थ, कामिनी कंचन, अस्म्य और भोजन कोमल। देखिए बौद्ध धर्म के आचरण की शुद्धता हेतु 10 सीलों पर बल दिया गया कि आचरण की शुद्धता कैसे की जाए। ये हम लोग पूजा पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? आचरण की शुद्धता के लिए करते हैं। व्रत किस लिए करते हैं? आचरण की शुद्धता के लिए करते हैं कि हम कुछ गलत ना बोलें, झूठ ना बोलें, और हम कुछ अशुद्ध चीज़ ना खाएँ। इसके लिए तो हम व्रत वगैरह करते हैं, 9 दिन के करते हैं लोग, और भी करते हैं। मुसलमान जो होते हैं वो अपना रोज़ा रखते हैं, किस लिए रखते हैं? आचरण की शुद्धता के लिए करते हैं। जो इस प्रकार देखिए अहिंसा, सत्य, देखिए अहिंसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य, चोरी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, धन संचय ना करना चाहिए उस टाइम में हमें, जब हमें व्रत वगैरह करें, ठीक है। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, किसी स्त्री पर गलत नज़र नहीं डालना चाहिए, सबको अपनी माँ बहन बेटी के समान समझना चाहिए। नृत्य व संगीत का त्याग करना चाहिए, नाच गाना, ये टीवी में वीडियो वगैरह आता है इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, यानी आप सेंट वगैरह जो लगाते हैं उसको आपको नहीं लगाना चाहिए। असमय भोजन का त्याग, किसी भी समय देखा भोजन करते हैं वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था व्रत में देखिए आप भोजन बहुत कम करते हैं। व्रत आप क्यों रखते हैं? कि आपकी आत्मा को शुद्धता मिले, ठीक है। कोमल सैया का त्याग, कोमल सैया किसी मतलब ये मखमल के गद्दे पे सो रहे हो, आप बेड पे सो रहे हो, इसका त्याग करना चाहिए। आप सोइए, तख़्त पे सोइए, या आप ज़मीन पे सोइए, या खाट डाल लीजिएगा उस पर सोइए। कंचन का त्याग, ठीक है। कंचन क्या होता है आपका? हीरे मोती, ये सब कंचन आ जाता है आपका। बौद्ध सभा के स्थल कौन कौन सा? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलम। यहाँ पर जो है महावीर स्वामी ने अपनी बौद्ध सभाएँ की थी। महावीर स्वामी की पहली बौद्ध सभा राजगृह में थी। राजगृह कहाँ है आपका? बिहार है। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में की थी, वैशाली भी आपका कहाँ है? बिहार में है। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में की थी महावीर स्वामी ने। देखिए वहाँ भी बिहार है। देखिए बिहार में ही गए, वहीं इनको ज्ञान मिला 6 वर्ष का, और वो नेपाल से चलकर लुम्बिनी से बिहार में आए, वहाँ पर इनको 6 वर्ष का ज्ञान मिला, और यहीं पर इन्होंने अपनी बौद्ध सभा की। लेकिन चौथी बौद्ध सभा जो थी इनकी कुंडलन में हुई थी, जो कहाँ है आपका? कश्मीर में है। ये चौथी बौद्ध सभा कश्मीर करने गए थे।
ठीक है। अब बौद्ध संगतियों के स्थल अध्यक्ष तथा शासनकाल, देखिए जो बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति का समय जो था वो 483 ईस्वी पूर्व था। स्थान था राजगृह बिहार। अध्यक्ष कीति महाकश्यप ने, महाकश्यप ये सब इनके शिष्य हैं। और शासनकाल था किसका था? अजातशत्रु वहाँ का राजा था। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी में। उस समय ये स्थान कौन सा था? वैशाली, ये भी बिहार ही था। अध्यक्ष थे सवाकामी, ये भी इनके शिष्य ही थे। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध सभा हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में। ये आपका स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र बिहार में था। मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल किसका था? अशोक राजा थे उस टाइम। और चतुर्थ बौद्ध सभा था आपकी, इसका कुछ मतलब विवरण नहीं दिया गया साफ साफ कहाँ किस सन में हुई थी, लेकिन समय नहीं दिया गया इसका, लेकिन इसका स्थान मुंडरन कश्मीर दिया गया है। अध्यक्ष वसुमित अस्मोते और राजा थे उस टाइम कनिष्क। देखिए मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश पढ़ेंगे हम। मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश, देखिए मगध राज्य की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। कहते हैं ना मगध साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बृहदर्थ ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश बृहदर्थ राजवंश था। मगध का जो प्रथम राजवंश जो था वो कौन था? बृहदर्थ राजवंश था। मगध की राजधानी गिरिव्रज, पूछा जाता है कौन कौन से गिरिव्रज, अथवा वसुमती नगर की स्थापना के पिता वसु ने की थी। ये पूछा जाता है वसुमती नगर की स्थापना किसने की? तो वसु ने की थी। वसु ने की थी। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने किसकी स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश के अंतिम वंश नाग दशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। देखिए हर्यक वंश अंतिम वंश, हर्यक वंश जो था वो अंतिम वंश था। इसको नाग दशक को शिशुनाग नामक, नाग दशक जो था उसको शिशुनाग नामक एक अमात्य ने, एक जो व्यक्ति था उसने क्या कर दिया था? उसके पद से हटा देते, मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था, युद्ध करके उससे जीत गया था, उसको बलपूर्वक हटा दिया था। शिशुनाग नामक नवीन वंश नींव डाली उसने। शिशुनाग नामक नवीन नया वंश चलाया, उसकी नींव डाल दी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने, देखो पूछा जाता है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? इसने महापद्म नंद ने की थी। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप इतना सारा पढ़ते हो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने का। क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन तक जाइएगा कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। मैं आपको पूरा भी पढ़ा दूँगी डिटेल में, आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन मैं अभी आपको निचोड़ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नोट्स दूँगी अच्छे से, और आपको मैं ब्लैक बोर्ड की तरह प्रोडक्ट दूँगी, सारी सुविधाएँ दूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नई हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके किसी नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। देखिए नंद वंश जब आखिरी बचा था तो उसका अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का, वो घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किसने? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। फिर मौर्य वंश आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए अब मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सब वहीं तभी के हैं। देखिए अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से हैं? देखिए अशोक के 14 शिलालेख। देखिए अशोक का जो पहला शिलालेख है पशु बलि की निंदा। पहले शिलालेख में लिखा गया कि पशु बलि की निंदा, पशु बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, यानी पशु को मारकर उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा शिलालेख है अशोक का, वो है मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था, यानी मनुष्य की तो चिकित्सा होती है लेकिन पशुओं की भी चिकित्सा होनी चाहिए। तो तीसरा शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया, ठीक है, अशोक के। और चौथा शिलालेख में अशोक के धर्म के संबंधित शेष नियम थे। और पांचवें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति थी। छठा धर्म महापात्र आपके कौन होते हैं? देखिए धर्म महापात्र आपके होते हैं पंडित वगैरह होते हैं, आपके जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण वगैरह होते हैं, धर्म महापात्र होते हैं। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की, आत्मा को नियंत्रण करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा संतुष्टि नहीं होती, हमने इतना कमाया अब और कमाएं, अब और करें, कैसे भी उल्टे सीधे काम करके हम आगे बढ़ते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आत्मा को नियंत्रण कंट्रोल में रखना चाहिए। सातवां शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्रा। अशोक ने जो तीर्थ यात्राएँ करी। आठवां शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्रा, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा। नौवां शिलालेख है सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। सच्ची भेंट किसी से कैसे करनी चाहिए आदरपूर्वक, और उसके साथ सस्ता शिष्टाचार कैसे करना चाहिए। ये नहीं आपने कोई बड़ा मंत्री आ गया और आपने विधायक आ गया तो आपने उसको लिए
अरे या कोई अमीर व्यक्ति आ गया, बिजनेसमैन आ गया, आपने क्या करा, अधिकारी वगैरह आ गया, उसके वो बहुत अच्छी भेंट करी। वहीं आपके घर में कोई गरीब आ गया, उसको आपने दरवाजे पे बैठने को भी नहीं कहा, उसको आपने बाहर से बाहर भगा दिया, उसका कोई काम भी नहीं करा आपने, उसको खाने पीने को कुछ नहीं पूछा आपने। तो ये नहीं होना चाहिए अमीर गरीब देख कर या उसके पद को देख कर, पोजीशन को देख कर। सच्ची भेंट होनी चाहिए, उसमें ना अमीर ना गरीब होनी चाहिए। हमें सबके समान, सबके साथ एक सी ही भेंट करनी चाहिए, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। 10वां शिलालेख प्रजाहित का संदेश। ये प्रजाहित के लिए यानी प्रजा का जिसमें हित हो उसका संदेश कि सभी कार्य किसके करने चाहिए, प्रजा के हित के लिए करने चाहिए। 11वां शिलालेख धर्म का वरदान को सर्वोत्कृष्ट। 12वां शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों का समान, जैसे भी विचार होते हैं लोग, देखिए हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, सभी जाति सभी धर्म के रहते हैं, तो हमें सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किसी की आलोचना करता है, कोई उसको अच्छा बताता है, तो हमें देखना चाहिए आलोचना कहाँ हो रही है, तो उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उनको दंडित करना चाहिए। 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध में जो अशोक ने मार काट मचाई थी, खून खराबा करा था, बहुत निर्दोषों को मार दिया था, तो उसमें वो खून खराबा देख के अशोक का मन पिघल गया, उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा मैंने जितना भी खून खराबा कराया मैं प्रायश्चित करूंगा, खुद को बदलूंगा, और ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं। 14वां शिलालेख है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, यानी जनता को धर्म के चलाना, यानी धर्म, ये देखिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म होता है, हमें एक ना एक धर्म का साथ को मानना पड़ता है। अगर हम धर्म को नहीं मानेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम धर्म पर चलते हैं, तभी तो हमारे गुरु जो भी हैं, धर्म गुरु हैं हमारे, वो हमको सही रास्ता दिखाते हैं। हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, और जो आपके पंजाबी लोग होते हैं वो अपना पढ़ते हैं, और ईसाई लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं। तो ये आपके धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्म गुरु ही धर्म पे चलने का मार्ग हमें दिखलाते हैं। अशोक के शिलालेखों की प्राप्ति, देखिए इनका भी होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थल, देखिए कहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। अशोक के 14 शिलालेख निम्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। कौन से? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालची, जौगढ़, सोपारा, एरगुड़ी। देखिए वर्तमान में शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा ये पाकिस्तान में है, देखिए, और जब तक भारत का बंटवारा नहीं होता हिंदुस्तान में खरोष्टी लिपि में है तथा एक खरोष्टी लिपि में है। लिपि वगैरह आपने पढ़ा था इतिहास में, शुरू NCERT जो पढ़ता है उसको उन्होंने लिपि वगैरह पढ़ा था, खरोष्टी लिपि क्या होता है, कई लिपियाँ उसमें दी गई हैं, ठीक है। तथा शेष सभी शिलालेख भारत में तथा ब्राह्मी लिपि में है। भारत में कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, और जो पाकिस्तान में आपका वो है खरोष्टी लिपि। ध्यान रखिएगा ये सब। मौर्य वंश के बाद के राजवंश, मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, देखिए मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था उनकी हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईस्वी पूर्व में। शुंग और इनकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। देखिए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, देखो शुंग वंश के शासक देवभूमि की हत्या करके, शुंग वंश के जो शासक थे देवभूमि की हत्या करके उनको मार के वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कंड वंश की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है कंड वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी, ठीक है। कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या, देखो कंड वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा है, ठीक है। हत्या करके शिशुपाल ने 28 ईस्वी में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी, ठीक है। वाकाटक वंश का संस्थापक वाकाटक वंश का संस्थापक विद्याशक्ति था, ठीक है। ये पूछा जाता है वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो विद्याशक्ति है। मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमण, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण में बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। देखिए बैक्ट्रियन ग्रीक के शासकों का नाम आता है। बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है, यवन से आए हैं। देखिए अपने यवन का वर्णन होता है इसमें। भारत में आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी कौन कौन थे, किन किन ने आक्रमण का कैसे करा? देखिए भारत में पहले यवन आए थे बैक्ट्रियन, इन्होंने भारत पर आक्रमण करा। सकाय सिथियन इन्होंने करा। पहला आए जिनको पार्थियन करा, इन्होंने आक्रमण करा। किसान आए इनको यूची कहा गया। देखिए कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, देखिए कनिष्क का राजारोहण 78 ईस्वी में होता है। ये पूछा जाता है 78 ईस्वी में किसका राजारोहण होता है? कनिष्क का। ये आपको
सुमेलित भी किया जाता है, सुमेलन भी आपको इसका करना पड़ता है। देखिए कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ सन 18 ईस्वी में किया था। देखिए कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि अश्वघोष थे। देखिए कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार की बात हो रही है, जो लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं, और कवि जो होते हैं अपनी कवि आपने सुना था तुलसीदास थे आपके, कबीरदास वगैरह जो थे ये आपके कवि, तथा कवि कौन थे? अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्धचरित एवं सूत्रालंकार की रचना कर डाली थी। अश्वघोष की रचना की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट, वाल्टेयर आदि से की गई है। देखिए अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित की तुलना वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। देखिए अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित, ये पूछा जाता है अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो बुद्धचरित है। मतलब अशोक द्वारा रचित जो साहित्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? बुद्धचरित है। इसकी तुलना देखो वाल्मीकि की रामायण से की जा रही है। निष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। निष्क जो था उसको बौद्ध धर्म में अश्वघोष था, उसने क्या कर दिया था? अश्वघोष ने दीक्षित किया था। कनिष्क का राजवैद्य, कनिष्क का जो राजवैद्य था आयुर्वेद के महापंडित चरक थे। देखिए कनिष्क का जो राजवैद्य था, राजवैद्य यानी जो आजकल के डॉक्टर होते हैं, अब आप राजवैद्य, आज तो हर ज़िले में आपको डॉक्टर मिलेगा, लेकिन उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, तो राज्य में वैद्य होता था। ठीक है, राजवैद्य होता था, जो राज्य में स्टेट में एक वैद्य होता है उसको, वो कौन थे? महापंडित चरक थे। देखिए उस टाइम भी पंडित ही सब ऊँचे स्थलों पे थे, चरक थे। चरक ने औषधि पर चरक सहित नामक ग्रंथ की रचना की। ये पूछा जाता है चरक सहित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? चरक ने की थी। और चरक कौन थे? ये राजवैद्य थे। राजवैद्य और महापंडित थे। ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए वासुदेव के बौद्ध धर्म के विश्वकोश सूत्र की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। ये पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक वैज्ञानिक कौन थे? तो दार्शनिक और वैज्ञानिक कौन थे? आपके नागार्जुन थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत आप पढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैथ में दिया जाता है। शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन थे। ये पूछा जाता है शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? आज ये पूछा जाता है नागार्जुन थे। ठीक है, देखिए गुप्त शासकों का क्रम, गुप्त शासक कैसे किया जाए? देखिए गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग तीसरी शताब्दी में हुई थी। तीसरी शताब्दी में गुप्त राजवंश की स्थापना की गई थी। श्रीगुप्त इस वंश के शासकों का क्रम जो है वो दिया गया है। श्रीगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त आ गए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए, फिर उसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम आ गए, उसके बाद में स्कंदगुप्त आए, पुरुगुप्त आए, घटोत्कच आए, नरसिंहगुप्त आए, कुमारगुप्त द्वितीय आए, ब्रह्मगुप्त आए, वैन्यगुप्त आए, भानुगुप्त आए, कुमारगुप्त तृतीय आए, विष्णुगुप्त आए। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। कहते हैं ना नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। देखिए कौन कौन से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? कालिदास क्या करते? कवि एवं नाटककार थे, कवि थे, कविताएं कहते थे और नाटक करते थे अपना। आर्यभट्ट जो नक्षत्र ज्ञाता थे, आपकी जो आप आज जन्मपत्री वगैरह पढ़ते हैं, नक्षत्र वगैरह देखते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो वो उसके कौन थे? आर्यभट्ट थे। 12 में ही नक्षत्र ज्ञाता थे। 12 और ब्रह्मगुप्त भी नक्षत्र ज्ञाता थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। अमर सिंह आदि थे। इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान नवरत्न कौन कौन थे? पूछा नहीं जाता नवरत्न चंद्रगुप्त दरबार की, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, अमर सिंह, 12 मिहिर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, अमर सिंह देखिए हर्षवर्धन द्वारा विजित 5 प्रदेश। देखिए पुष्य भूमि वंश का संस्थापक पुष्य भूमि था। ये पूछा जाता है पुष्य भूमि वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्य भूमि था आपका हर्षवर्धन। 606 ईस्वी थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। ये पूछा जाता है थानेश्वर से के सिंहासन पर हर्षवर्धन कब बैठा था? 606 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, हर्षवर्धन ने 5 प्रदेश जीते थे। कौन कौन से जीते थे? पंजाब, कान्यकुब्ज, मिथिला, उड़ीसा तथा गोंड प्रदेश जीत लिए थे। हर्षवर्धन रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पूछा जाता है हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त तथा जयसेन आदि विद्वान थे।
देखिए हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट मयूर जो थे, हरिदत्त थे, जयसेन आदि जो विद्वान थे। हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना बाणभट्ट ने की थी। पूछा जाता है बाणभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना करी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुइनसंग भारत आया था। ये पूछा जाता है चीनी यात्री हुइनसंग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये पूछा जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुइनसंग आया था। ठीक है, हुइनसंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि किस हुइनसंग कौन था? हुइनसंग को यात्रियों में राजकुमार, यात्री जितने भी आए थे उन सबका राजकुमार यानी राजकुमार बना दिया गया। नीति का पंडित है एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। ये पूछा जाता है राजकुमार, नीति का पंडित किसे कहा गया? हुइनसंग को कहा गया जो चीनी यात्री था। और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ये भी हुइनसंग को कहा जाता है जो चीनी यात्री था। ये किसके शासन वाले भारत आया था? हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। देखिए दिल्ली सल्तनत के राजवंश, दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। देखिए तुर्क राज्य के संस्थापक कौन, स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों की, विजित मान होता है जो उसने युद्ध में जीते होते हैं, कि जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। देखिए मोहम्मद गौरी ने क्या करा? मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना कर दी। मोहम्मद गौरी ने अपने जो जीते हुए उसके जो राजे थे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए और वापस अपना गजनी चला गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। यह पूछा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और ये पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश में गुलाम वंश की स्थापना की? तो 1506 ईस्वी में की थी और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। और ये पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ये पूछा जाता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, 13 जून और किस सन में की थी? खिलजी वंश की स्थापना किस सन में की थी? 13 जून 1290 ईस्वी में की गई थी। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। देखिए पहले इसका नाम गाजी मलिक था, लेकिन 8 सितंबर 1320 में इसने अपना नाम बदल दिया। इसने अपना अच्छा सा नाम रख दिया, सुल्तान साहब का नाम लगे बढ़िया तो इसने अपना नाम बदल के गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। शाह गाजी के नाम से राजगद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसका पहला नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का गाजी मलिक नाम था। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। ये पूछा जाता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। यह पूछा जाता है दिल्ली की राजगद्दी में खिज्र खान किस सन में बैठा था? तो 1414 ईस्वी में बैठा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ये पूछा जाता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। और ये पूछा जाता था बहलोल लोधी कौन है? तो ये लोधी वंश का जो संस्थापक है। बहलोल लोधी 10 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये पूछा जाता है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी किस सन में दिल्ली के इस सिंहासन पर बैठा था? 10 अप्रैल 1451 ईस्वी को बैठा था। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना चाहिए। देखिए मैंने इतना बुकों का पूरा छोड़ निकाला है आपके लिए, सभी नोट्स को निकाला है, तब मैंने आपके लिए इतना सरल तरीका कि आपको इतना ना पढ़ना पड़े। मैं आपको पूरे नोट्स बना के दूँगी, वाई मैप आपको कंप्लीट कराऊँगी। देखिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको फुल नोट्स दूँगी। आपको लग रहा होगा ये बोर है मैडम, आपको क्या पढ़ा रही है। देखिए मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप 2-2 साल लगे रहते हो, आपको फिर भी नहीं मिलता। मैं आपको वो सरल तरीका बता रही हूँ, उसको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक देखिए कौन कौन है? देखिए दिल्ली सल्तनत के राजवंश के संस्थापक पूछा गया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्हें दिल्ली सल्तनत और राजवंश की जो इन्होंने स्थापना करी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं, खिज्र खान हैं, बहलोल लोधी हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने बाजार व्यवस्था बनाई, उसमें उसने जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर सर्वप्रथम कदम उठाया और इसने सबसे पहले काम क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य विशाल सेना का व्यय पूरा करना। अब बाजार पर नियंत्रण इसने इसलिए करा, देखिए आजकल जो हमारा बाजार नियंत्रण हो रहा है, देखिए सरकार लगा रही है, वो हम पर टैक्स वगैरह लगा दे रही है। और देखिए
बाजार नियंत्रण करने के लिए टैक्स वगैरह लगा दे रही हैं। तो ये सब क्या होता है, बाजार नियंत्रण, GST वगैरह, ये आपका क्या है, सब बाजार नियंत्रण तो है आपका। ठीक है, बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य विशाल सेना की व्यय को पूरा करना। जो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल सेना थी, उसका व्यय पूरा नहीं हो रहा था, तो उसने क्या करा, बाजार पर नियंत्रण कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसने उस पर अधिकारी बैठा दिए, नियुक्त कर दिए। ठीक है, आज भी ये देखिए आप, बाजार नियंत्रण पर आपके अधिकारी आज भी बने हुए हैं। देखिए यह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था, सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। ये पूछा जाता है सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जिसने स्थायी सेना रखी थी। इसकी सेना स्थायी थी, एक होता टेम्पररी। देखिए स्थायी सेना हमारी भारत की आर्मी है, RTBT वगैरह है, और आप देखिएगा थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी स्थायी सेना है जो परमानेंट होती है, ड्यूटी होती है। सरकारी नौकरी कहते हैं ना, सरकारी नौकरी लग गई, लिमिटेड कंपनी में नौकरी लग गई, हटाया नहीं जा सकता, ये सब आपका, ये सब स्थायी होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में निम्न अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, इसने बाजार व्यवस्था को करा और उसमें अधिकारी नियुक्त कर दिए। किए इसने क्या किए, दीवानी रियासत दिया, ये जो हैं ये अधिकारी हैं बाजार नियंत्रण के, और दीवानी रियासत, सहना, बरीदा तथा मुनि। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के 4 सिपह सलार थे। कौन कौन से थे, देखिए अंगद खान, नुसरत खान, जफ़र खान और उलुग खान, 4 सिपह सलार थे। देखिए जैसे हमारी पूरी जो हमारा केंद्र सरकार चल रही है, 5 लोगों पर चल रही है, 5 मंत्रियों पर चल रही है। किस पे चल रही है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद में अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, और आपके अजीत डोभाल जी हैं, और बिपिन रावत हैं। इनके ऊपर पूरी सरकार चल रही है आपकी। तो इसी तरीके से ये भी इनके मेन मंत्री हैं। ठीक है, जिन पर इनकी पूरी सरकार, जो उनका पूरा शासन था, चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद कार्य, इसने क्या क्या काम ऐसे करे जो इतना विवाद में आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में उसका पुत्र जूना खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। इन मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या है, जूना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। अपनी सनक भरी योजनाएं, इसने अपनी सनक भरी उल्टी सीधी योजनाएं लाना लागू कर दिया। कुकृत्यों यानी गलत काम, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, ये सब दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक बातें, कीर्तें, ये सभी गाली गलौच, मतलब दूसरों पर प्रेशर बनाना ज़बरदस्ती, तो ये कृत्यों, दूसरों को सुख दुख के प्रति उपेक्षा। कोई गरीब है, गरीब चला हटा फेंको बाहर से, छी गंदा है, इसकी शक्ल देख ली, खाने को ये है वो, तो मतलब सुख दुख के प्रति इसकी उपेक्षा भाव रखने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील कहने जाने लगा। स्वप्नशील की तो सपने में जी रहा है, इसको क्या पता हकीकत क्या, पागल है, ये पागल हो गया है। रक्त पिपासु, खून का प्यासा, किसी को भी मार देना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादित योजनाएं निम्न है। इन्हें 5 इसकी विवाद में योजनाएं आई थी। राजधानी दिल्ली का दौलताबाद, इसने दिल्ली को क्या करा, दौलताबाद में स्थानांतरण कर दिया, 2 आप क्षेत्र में भूमि, और राजस्व की दर कुल उपज का 1 से 2 हिस्सा कर दिया। सोना चांदी के स्थान पर तांबा पीतल से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन खुरासान का विफल आयोजन था। सोना चांदी के स्थान पर इसने तांबा और पीतल की जो सांकेतिक मुद्रा उसको चलाना शुरू कर दिया था। कराचिल का विफल इसका अभियान हो गया था, जो कराचिल में इसने अभियान चलाया था वो उसका विफल हो गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर, जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने जो कर वसूले थे उसके बारे में पढ़िए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, देखो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, 20 मार्च 1351 ईस्वी को गद्दी पर आकर बैठ गया। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। ठीक है, केवल 4 कर खराज, यानी जिसको लगान कर कहते हैं। आप गांव में ज़मीन अपनी दे आते हैं, बहुत से लोग खेती नहीं करते हैं, 1 साल में जो उनको लगान मिलता है वो खराज कर होता है। दूसरा जजिया कर होता है, जो गैर मुस्लिमों से वसूला जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर होता है। ठीक है, खुम्स युद्ध में लूट का माल होता है। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर वो होता है, को प्रचलन में मुख्य रूप से रखा। देखिए सल्तनत कालीन सेना का विभाजन,
देखिए इसने क्या करा था, जो मोहम्मद बिन फिरोज तुगलक आया था, इसने क्या करा था, 4 करों को समाप्त कर दिया। खराज लगान 4 कर लगाए थे, बाकी 24 करों को समाप्त कर दिया। लगान रखा था इसने। जजिया जो गैर मुसलमानों से, हिंदू सिख ईसाई से वसूल जाता है, उसको ख़त्म कर देता। खुम्स युद्ध में लूटा गया माल बस उसने कर लगाया था। ज़कात मुसलमानों से ले जाने वाला कर था, कोई प्रचलन में मुख्य रूप से रखा। सल्तनत कालीन सेना का विभाजन। देखिए सल्तनत कालीन सेना 3 भागों में विभक्त थी। एक घुड़सवार सेना, सल्तनत काल में जो सेना थी घुड़सवार सेना, यानी घोड़े पे चढ़कर जो सेना जाती थी। हाथी गज सवार सेना, हाथियों पर जो सेना जाती थी। और दूसरी पैदल सेना, सेना जो होती थी पैदल चलती थी। 3 प्रकार से सेना चली थी सल्तनत कालीन में। घुड़सवार, पैदल सेना, फिर घुड़सवार सेना और गज सेना, यानी हाथी पर जो चढ़कर सेना चली जाती थी। ठीक है, सल्तनत कालीन सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये सल्तनत कालीन सैनिक व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये पूछा जाता है सल्तनत कालीन जो सैनिक अवस्था थी वो व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, यानी वो थी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। देखिए जो निम्न प्रकार थी। देखिए 10 अश्वारोही यानी जो अश्वों पे चलते थे, 10 ही होते थे। एक सरे खेल होता था आपका, 10 अश्वारोही बराबर 1 सरे खेल आपका हो गया। ठीक है, और फिर आपका 10 सरे खेल बराबर 1 सिपह सलार हो गया जो पैदल चलते थे और 10 सिपह सलार बराबर आपका 1 अमीर हो गया, और 10 अमीर बराबर 1 मलिक हुआ आपका, और 10 मलिक बराबर 1 खान हो गया। ये सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था थी आपकी। यह पूछा जाता है, इनका जो होता है सुमेलन दे दिया जाता है, सुमेलित किया जाता है इसको। सल्तनत काल में भूमि का वर्गीकरण। देखिए इसमें क्या था, सल्तनत काल में भूमि 4 वर्गों में विभाजित की गई थी। किसमें? खालसा भूमि, इक्ता भूमि, सामंत भूमि और वक्फ भूमि में विभाजित की गई थी। देखिए सल्तनत काल में बटाई का प्रचलन। देखो इसमें क्या क्या था, सल्तनत काल में जो बटाई थी उसको 3 भागों में बांटा गया था। देखिए बटाई क्या होता है, आपका जो आप खेती को ज़मीन पे बटाई पर दे देते हो, आपको बीज वगैरह देना पड़ता है, खाद पानी सब आपको बराबर मात्रा में देना पड़ता है, फिर आपको आधा आधा अनाज जो मिलता है। तो इसमें क्या थी आपकी बटाई? खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। देखिए मुगल वंश के शासक क्रम से, मुगल वंश के शासक कौन कौन से थे? देखिए भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये पूछा जाता है भारत में मुगल वंश का मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? इस 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बैठा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासक के क्रम इस प्रकार है। देखिए पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां आया, औरंगजेब आया, बहादुर शाह प्रथम, नेक्स्ट आपका जहाज शाह, फारुखसियार, नेक्स्ट आपका मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसको अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने बंदी बनाया और रंगून भेज दिया था। अब हम पढ़ेंगे बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, खानवा युद्ध लड़ा, चंदेरी युद्ध लड़ा, घाघरा युद्ध लड़ा। देखिए बाबर के युद्ध के बारे में कैसे पढ़ेंगे? पानी पीकर, खाना खाकर, चांदी पहनकर घाघरा में गया। घाघरा पहना, नहीं, पानी पीकर, खाना खाकर, चांदी पहनकर घाघरा पहना। ये समझ लीजिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। ये पूछा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का। ये पूछा जाता है पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पूछा गया। ये पूछा जाता है पानीपत का युद्ध किस सन में लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की संस्थापना हुई थी। पानीपत के युद्ध के बाद ही भारत में जो मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये पूछा जाता है खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये पूछा जाता है बाबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद में क्या उपाधि धारण की थी? तो वो गाजी की उपाधि धारण की थी। और वो कौन सा युद्ध जीतने के बाद में की थी? खानवा का युद्ध जीतने के बाद में की थी। इस युद्ध में बाबर और मोदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये पूछा जाता है चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 6 मई 1529 को बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। यह पूछा जाता है घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्रम से आता है, इसको सुमेलित किया जाता है, सुमेलन करता है इसका, किया जाता है इसका।
तो 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े? देखिए, सांगरपुर युद्ध लड़ा था, चौसा युद्ध लड़ा था, बिलग्राम युद्ध लड़ा था, मच्छीवार युद्ध लड़ा था, सरहिंद युद्ध लड़ा था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, देखिए ये पूछा जाता है हुमायूं राजगद्दी कब आया था? ये 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था बाबर की मृत्यु के बाद में। ध्यान रखिएगा। 1535 में हुमायूं ने गुजरात का शासक बहादुर शाह को सारंगपुर में युद्ध में पराजित किया था। 26 जून 1539 को शेरखा और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध। ये पूछा जाता है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये शेरखा और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किस सन में हुआ था? ये 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शेरखां की जीत हुई थी, शेरखा जीत गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरखा ने शेरखा की उपाधि धारण की। ये पूछा जाता है शेरखा ने कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह की उपाधि धारण की। और किस युद्ध में की? किस युद्ध क्या थी? चौसा के युद्ध के बाद में की थी। ठीक है। 17 मई 1540 ईस्वी को शेरखा और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। जो 17 मई होता है 1540 ईस्वी को शेरखा और हुमायूं के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेरखा की जीत हुई थी। देखिए, इस युद्ध में ये पूछा जाता है बिलग्राम का युद्ध में, बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ये पूछा जाता है बिलग्राम के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इसमें हुई थी आपकी शेरखा की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने 1540 से 1555 यानी इसने पूरे 15 साल तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया, भाग गया। 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवार यानी जो लुधियाना है आपका युद्ध हुआ एवं अफगान सरदार नसीब खां तथा तातर खां के बीच हुआ। ये पूछा जाता है मच्छीवार का युद्ध किसके बीच हुआ? अफगान सरदार नसीब, देखिए अफगानी भी आ गए आपका पाकिस्तान के ऊपर, अफगानी नसीब खां तथा तातर खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। जो हुमायूं था उसकी क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। और इस युद्ध को जीतकर हुमायूं भारत में आया था। इसी युद्ध को हुमायूं भारत में कब आया था? हुमायूं भारत में आया था मच्छीवार का युद्ध जीतकर। ठीक है। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां तथा अफगान सेना का नेतृत्व हुआ था। देखो 22 उनको सरहिंद का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगान ही आ गए भारत में। अब देखिए अफगानी भी भारत में आ गए फ़ायदा उठा के देश में। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां तथा अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर ने किया था। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी और इस युद्ध को जीतकर हुमायूं पुनः 23 जुलाई 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ये जो युद्ध जो था ये पूछा जाता है किस युद्ध को जीतकर हुमायूं पुनः दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया था? तो ये सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद में। ठीक है। अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। देखिए, इसने दास प्रथा की समाप्ति किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा की समाप्ति करी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी, अकबर ने जजिया कर समाप्ति करी, इबादत खाना की स्थापना करी, मजहर की घोषणा करी, हरमदल से मुक्ति, दीन इलाही का प्रतिपादन, ये सब किसने किया? अकबर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही और हम आपको कल पढ़ाएंगे। प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसको सही से पढ़िएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी किताबों का निचोड़ करा है तब आपके लिए निकाला। मैं इसके नोट्स भी आपको दूंगी, ब्लैक बोर्ड पर भी आपको पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद में इसके बाद में मैं आपको प्रोजेक्टर पर भी पढ़ाऊंगी। मेरे पास सभी सुविधा हो जाएंगी फ्रेंड्स। और अभी मेरे पास कुछ सुविधाओं की असुविधा है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैं आपको मेन टॉपिक दे रही हूँ फ्रेंड्स। कम से कम इसमें कुछ नहीं आपको, देखो UPPSC में आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कम से कम 22 क्वेश्चन आते हैं, 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपको 11 क्वेश्चन आपको आराम से इसमें से बन जाएंगे। आपको सिर्फ 11 क्वेश्चन की तैयारी करने लगेगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगी पढ़ाकर फ्रेंड्स। मैं वो मेन क्वेश्चंस आपको बता दूंगी जो, देखिए फ्रेंड्स इसमें 10 ईयर्स जरूर लगाएगा। 10 ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए बच्चे पढ़ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ पता होता है, लेकिन जब तक उसको सही क्वेश्चन छाटना है, वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं उसमें उनको छाटना नहीं आएगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे बच्चों। आपको वैकल्पिक क्वेश्चन को चूज़ भी करना पड़ता है। आप उनमें से वैकल्पिक क्वेश्चन में से आपको एक सही क्वेश्चन पर टिक करना पड़ता है। देखिए आपको उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। देखिए बच्चे पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं, सब पढ़े लिखे। देखिए
इसमें यूपीपीसीएस से जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करता है कम से कम ग्रेजुएशन करा होता है, और मैं तो मानती हूँ ग्रेजुएशन करा हुआ बहुत माइंडेड बच्चा होता है। देखिए बच्चों, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपको समझाना। आप मेरी गाइडलाइंस में पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल 1 साल में ही सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। देखिए टीचर्स आपको 5-5 6-6 साल बैठाए रखते हैं, आपका प्री नहीं निकल पाता है, प्री नहीं निकल पाता, आप बहुत परेशान होते हैं कि हमारा 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, 3 साल नहीं निकला, प्री हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप मेरी गाइडलाइंस से पढ़ेंगे तो आपका प्री बहुत अच्छा निकलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सही तरीका बताऊंगी, सरल से सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप प्री निकाल सको, आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस इतना बड़ा हुआ नहीं जितना बना रखा। देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँ जिससे आपको समझना। देखिए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे अपनी गलती की पता चले, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझना चाहते हो, उसको मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको बता सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ, सिविल सर्विस की तैयारी आपको सही से करा सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू फॉर